जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट जून 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? अब देखिए दोस्तों, जब भी आपने बीएड या जेबीटी में एडमिशन लिया होगा, तब आपको मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जरूर अवगत करवाया गया होगा। इसे मन का विज्ञान भी कहा गया है, इसे आत्मा का विज्ञान भी कहा गया है। अलग अलग चीज़ों में इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। जब भी हम किसी के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ये जो इंसान है ये काम क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इसको करने की क्या वजह होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें आपके माइंड में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने करी थी? साइकोलॉजी की जो पहली लैब है उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? या साइकोलॉजी की पहली लैब को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर विल बी विल्हेम वुंट। जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, 1879 में विल्हेम वुंट ने ये जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है, इसको जर्मनी के एक शहर लिप्जिंग में स्थापित किया था। तो आपने सारी चीज़ों को नोट करना है। विल्हेम वुंट ने 1879 को जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, वहाँ पे साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम रिपीट होता रहा है, चाहे वो जेबीटी टेट हो चाहे वो टीजीटी टेट हो, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। आंसर विल बी वॉटसन। जो हमारा ऑप्शन डी है बिल्कुल ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से कौन से मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से कौन से मनोविज्ञान को जाना जाता है? आंसर विल बी हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है और ये एक मनोवैज्ञानिक भी है। तो आपने इन सारी चीज़ों को जरूर नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो भी हमारा करिकुलम है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, उसका जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, आंसर विल बी एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए है बिल्कुल ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है? अब आप सभी को इस स्टेटमेंट के बारे में पता है, कौन सी अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था मानी जाती है? अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा, आंसर विल बी किशोरावस्था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई है, देन राइट आंसर विल बी स्टेनले हॉल। किसने कहा है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है? आंसर विल बी स्टेनले हॉल। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विकास संबंधित है, जो हमारी डेवलपमेंट है वो किसके साथ रिलेटेड है? क्या ये अभिवृद्धि से रिलेटेड है, परिपक्वता से रिलेटेड है, या आयु से रिलेटेड है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ये सभी। जब हमारी डेवलपमेंट होती है तब हमारी रुचि और अभिवृत्तियों में भी वो डेवलपमेंट दिखाई देती है। हमारा जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी बढ़ता है, साथ ही साथ जो हमारी एज है वो भी बढ़ती रहती है। इन सारी चीज़ों को मिला के जो इंसान है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ये सभी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? किसके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? अब देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, बैलेंटाइन। बैलेंटाइन के अनुसार जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर नोट करोगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था जो हमारी है, जो कि हमारी 6 से लेकर 12 साल की अवस्था है, जिसमें जो बच्चा है वो प्राइमरी लेवल में स्कूल में जाने लग पड़ता है, उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा प्राइमरी लेवल में जाने लग पड़ता है तब उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता रहती है वो क्या रहती है? समूह की भावना। और ये जो हमारी बाल्यावस्था है इसको हम टोलियों की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा देखो फर्स्ट क्लास में जा रहा है, सेकंड क्लास में जा रहा है। आजकल तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो बच्चे हैं उनका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाता है। वो अपने फ्रेंड के बिना रोने लग पड़ते हैं कि भाई आज मेरा ये फ्रेंड नहीं आया, आज मेरी ये फ्रेंड नहीं आई, तो मैं आज स्कूल में क्या करूँगा। तो इसी तरह से ये जो बाल्यावस्था है इसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक विशेषता यही है कि बच्चे में समूह की भावना जाती है, वह टोलियों में रहने लग पड़ता है, उसका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछे जा रहा है? यौन परिपक्वता के महत्वपूर्ण हाथ किसका है? जो हमारी यौन परिपक्वता होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये जो क्वेश्चन है टीजीटी टैट में भी देखा गया है और जेबीटी टैटन कमीशन में भी देखने को मिला है। राइट आंसर विल बी पीयूष ग्रंथि। यौन परिपक्वता में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका रहता है? पीयूष ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। अब अपने आप में जो एक कीवर्ड है वीर पूजा। वीर पूजा क्या होती है? जो इंसान सबसे स्ट्रोंग है हमने उसके पीछे पीछे रहना है, उसी को महान मानना है। अब आप खुद देखिए कौन सा ऐसा एज ग्रुप रहता है जिसमें हमारी जो सोच है वो ऐसे होने लग पड़ती है, भाई ये तो हमारा हीरो है, ये हमारी क्लास का हीरो है, ये इतना स्ट्रोंग है, ये ऐसे है, ये वैसे है। कोई अगर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ जाए तो भाई ये हमारी क्लास का हीरो है। तो इस तरह की जो भावना है वो कौन से एज ग्रुप में जागृत होने लग पड़ती है? आंसर विल बी किशोर अवस्था। जो हमारी 12 से 18 साल की उम्र है, जिसको कि तनाव और तूफान की आयु भी कहा गया है, उसमें बच्चे में वीर पूजा की भावना जागृत होने लग पड़ती है। जो भी स्ट्रॉन्ग बंदा दिखाई देता है, जिसका थोड़ा सा दबदबा रहता है, बंदा उसके पीछे घूमना स्टार्ट कर देता है। और ये जो प्रवृत्ति है हमें किशोरावस्था में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, शर्म और स्वाभिमान, ये जो अनुभव है कौन सी अवस्था में होने लग पड़ता है? शर्म और स्वाभिभाव का स्वाभिमान का जो अनुभव है वो कौन सी अवस्था में होना शुरू हो जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा बाल्यावस्था। अब देखेंगे जो हमारे प्राइमरी लेवल की स्टेज है 6 से लेकर 12 साल तक, ठीक है, इसी में जो 6 साल की उम्र है बच्चा जो है वो प्राइमरी लेवल स्कूल में जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, यहाँ पे 6 तक की बात की जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये जो एज रहती है इसमें बच्चे में शर्म की भावना भी शुरू हो जाती है और स्वाभिमान की भावना भी शुरू हो जाती है। राइट आंसर विल बी बाल्यकाल। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बालक कौन सी आयु में बोलना सीख जाता है? अब अगर कोई जो बच्चा है वो नॉर्मल हो, कौन सी आयु में वो बोलना सीख जाता है? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एवरेज को लेके चला जाता है। अब ऐसा नहीं है जो यहाँ पे बताई गई है सेम उसी एज ग्रुप का जो बच्चा है वो बोलना स्टार्ट कर देगा। कई बार इससे आगे भी हो सकता है, कई बार इससे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात की जाती है एवरेज की, कि जो बच्चा नॉर्मल रहता है वो कौन सी आयु में बोलना सीख लेता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक बच्चा सामान्य हो तो वो 16 महीने की आयु में बोलना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, अगर एक कोई भी बच्चा जो है वो सामान्य हो तो वो 16 महीने की आयु में बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है बिल्कुल ही सही रहेगा। आपने दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जरूर नोट करना है। क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चे अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। जो बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग को कितनी एज तक सीख लेते हैं? अब मदर टंग क्या रहती है, जैसे मीडियम रहती है तो हमारी जो मातृभाषा है उसको हिंदी कहा गया है। इसी तरह से अलग अलग जो लैंग्वेजेस है, जैसे बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज सीख रहा है तो ये जो सारी चीज़ें इनको मदर टंग हम कह सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, अधिकांश जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं, कौन सी आयु में सीख लेता है? तो मैं आपको बता दूं,
4 वर्ष तक जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा को सिर्फ बोलना सीख लेता है। मैं यहाँ पे लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओनली बोलने की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में टॉकिंग करना शुरू कर देता है, लिखने की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है, पहल बनाम दोष की अवस्था कौन सी है? पहल बनाम दोष की अवस्था कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं 12 से लेकर 19 वर्ष की जो अवस्था है उसको पहल बनाम दोष की अवस्था कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बंधुरा के अनुसार अधिगम किसके ऊपर आधारित है? बंधुरा के अनुसार जो अधिगम है वो किसके ऊपर आधारित है? आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार यहाँ पे बंडूरा भी लिखा गया होता है, तो उसके अनुसार जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो किसके ऊपर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा रही है दोस्तों? यहाँ पे पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ईद, ईगो और सुपर ईगो किसकी संरचना के भाग है? ईद, ईगो और सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। ईद, ईगो और सुपर ईगो किसकी संरचना के भाग है? तो मैं आपको बता दूं ये जो ईद, ईगो और सुपर ईगो है ये हमारी पर्सनैलिटी की संरचना के भाग है, ये व्यक्तित्व की संरचना के भाग है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में जरूर रखना है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके अनुसार आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण कौन सी अवस्था में होता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो रहेगा स्थूल अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या पूछा जा रहा है? दूसरे का अनुकरण करना डैश का एक उदाहरण है। जब भी हम किसी दूसरे का अनुकरण करते हैं तो वो किस चीज़ का एक उदाहरण है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा समंजन। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन डी है बिल्कुल ही सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्कीमा है और जो आत्मीकरण है, ये दोनों भी की पॉइंट है, जो मैं आपको अलग से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें समझाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी जरूर पूछे जाते हैं। कई बार पूछे जाता है स्कीमा क्या है, कई बार पूछे जाता है आत्मीकरण क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? बच्चे अपनी समझ से पूरे वर्ल्ड की परिकल्पना करते हैं, ये जो कथन है किसके द्वारा दिए गए? जीन पियाजे के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो हमारी सीरीज है वो अभी लगातार चलती रहेगी। अभी हमने सिंपल क्वेश्चन करे हैं, अभी हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। जो आपकी थ्योरीज वगैरह है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। सारी जो चीज़ें वो टर्न बाई टर्न हमारी चलती रहेंगी, लेकिन ये जो चीज़ें वो पॉसिबल तभी है अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।